नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपके बीच में सामाजिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का कुछ टॉपिक लेकर आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके लिए सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत मदद करेगी, उसमें कारगर साबित होगी। जो आने वाली एग्जाम है बीपीएससी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 उसमें ही बहुत मदद मिलेगी। चाहे 6 to 8 में 9, 10 में आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट नहीं भी हो, फिर भी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है उसमें बहुत कारगर साबित होगी। जिन साथियों का, जिन दोस्तों का 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 में सोशल साइंस का है, तो उनको तो बात ही कुछ और है। उनमें तो सिर्फ आना ही आना है। आप सिर्फ वीडियो को, पूरे वीडियो को देखें, तन्मयता से देखें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही हम लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर जो है जोश है और जुनून है उसको जगा के रखना है। सफलता तो आपके दाएं बाएं फिरते रहेगी, सफलता तो आपके बाएं दाएं घूमते रहेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे आज सुबह होती है तो शाम निश्चित है, यदि शाम है तो सुबह निश्चित होगी, यानी परिवर्तन निश्चित होगा। आपको आज दुख है तो सुख निश्चित मिलेगी। तो आप साथी सुख और दुखों से घबराना नहीं चाहिए। यदि आज सुख मिल जाएगा तो ज़्यादा उतावला नहीं होना है, और दुख मिल जाएगा तो परेशानी होने की कतई बात नहीं है, परेशानी होना ही नहीं है। तो साथी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के कंटेंट में आकर के आप पूरे वीडियो को देखेंगे और आपके जीवन में आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सर, दो शब्द आपको कहना चाह रहे हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न को निगाहें से दूर हटाती है। स्वप्न को निगाहें से दूर हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेले होंगे। कष्ट का ही नाम लाइफ है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। यह हमारे जीवन दुखों से भरा है, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ सॉरी, यानी दुखों से और आनंदों से भरी हुई है। सिर्फ आपको उस समय में कैसा लेना है, कैसे काम करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो साथी चलते हैं आज क्वेश्चन के बीच में। उससे पहले मैं आपको फिर से दो शब्द में कहना चाहूँगा, जो आदमी, जो साथी निराश होकर के बैठ चुके हैं कि अब मुझे कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगी, थक चुके हैं, मुझसे अब नहीं होने वाली है, पढ़ा नहीं जाता है, याद नहीं हुआ जाता है, मैं उन साथियों को दो शब्द में और कहना चाहूँगा। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। जो सदा रौदी गई बेवास समझकर, जो सदा रौदी गई बेवास समझकर, एक दिन वही मिट्टी मीनार बनती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अपने आप को कम मत आंके, अपने आप को छोटा मत समझे। आप भी उस एग्जाम को, उस मिशन को फतह कर सकते हैं जो आपके दिल के अंदर है। बस आपको यही करना है, रेगुलर आप क्लास देखते चलेंगे, और इस क्लास के अंतर्गत यदि पूरा वीडियो देखें, उसमें अच्छी लगे तो निश्चित आप लाइक करेंगे, ताकि यह टीम आपको बहुत आगे ले जाने के लिए तत्पर रहेगी, कोशिश करेगी। यदि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आवश्यकता हो समझने का या आवश्यकता हो बुझने का, तो आप कमेंट करेंगे, तो आप उस पर काम करेंगे। और साथ ही जो दोस्त नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि यह वीडियो आपके पास पहुंचेगी, आपके पास मिलेगी, ताकि आपके लाइफ को, एग्जाम को फतह करने में बहुत मदद साबित होगी। तो साथियों चलते हैं अगला पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है,
आप बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन सोशल साइंस का पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पहला है आपका। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। साथ ही आपसे गुजारिश करेंगे, यदि आप कोई साथी जानते हैं आंसर तो आप उसको जवाब देना न भूलिएगा, न चुकिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे हाँ, कहता है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? कहता है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद नियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये आपका चार ऑप्शन है, ये आपका चार ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीय शासन व्यवस्था के प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय घटक दर को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया। वह अधिनियम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम। वह अधिनियम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम। तो वह अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आइए। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुआ? किस अधिनियम में बजट पर भारतीय विधान को चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त हुआ? तो आंसर आपका क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को आपको बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्रदान हुआ। बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्रदान किया गया। अब आपको शक्ति प्रदान किया गया, तो इसमें आप देखेंगे कहता है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, अर्थात मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको मिलान करके और सही उत्तर को आपको चयन करता है। कहते हैं नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरी की भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका मिलान करेंगे, कौन होगा? तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के किया गया? तो थोड़ा देर किस अधिनियम के? सर्वोच्च
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया? थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, तो 1773 के द्वारा, 1773 के द्वारा। तो 1773 अधिनियम 1773 द्वारा। अब देखिए बी का क्या हो गया, एक। तो बी का एक में कहाँ कहाँ है? बी का एक में एक ही सवाल में है, एक ही ऑप्शन में है। बी का एक में एक ही ऑप्शन है। यदि आप 100% आप जानते हैं तो एक ऑप्शन याद हो गया तो आंसर नंबर 2 पर टिक लगा देंगे। वैसे पूरा देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जस्ट थोड़े पढ़े थे। अब कहता है नियंत्रक मंडल की स्थापना। नियंत्रक मंडल की स्थापना, नियंत्रण मंडल की स्थापना क्या हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ईसाई मिनिस्ट्रियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कहाँ था? तो चार्टर अधिनियम 1813। ये 3 हो गया, तो चौथा भी क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का अधिकार चार्टर अधिनियम 1833 में दिया गया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब आपका साथी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो आपको पता होगा तो किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो कहता है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, तो आंसर क्या होगा? 1919 की भारत सरकार अधिनियम। आंसर क्या होगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। और इसी नियम के तहत महिलाओं को इसी नियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ या प्रदान किया गया? प्राप्त हुआ। मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, अधिकार प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाया गया था? द्विसदनीय विधायिका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और इसी अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। अब कहता है निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? किस अधिनियम के तहत जो है ये बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो आंसर आपको ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आंसर हो जाएगा आपका कि सी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और यह पूर्ण रूप से लागू 1937 में हो गया। 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। बर्मा भारत से अलग हो गया। अलग हो गया।
अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, 1935 का अधिनियम है। लेकिन अलग वास्तविक में कब हुआ अलग, अलग वास्तविक में आपका कब हो गया, अलग वास्तविक 1937 में हो गया, और अलग वास्तविक 1937 में। और इसी में उड़ीसा, उड़ीसा और सिंध को भी बाइफरकेट कर दिया गया, उड़ीसा और सिंध को भी बाइफरकेट कर दिया गया। और कब बन गया था, 1937 ईस्वी में। उड़ीसा और सिंध भी जो है 1937 ईस्वी में दो नए प्रांत बनाए गए थे। उड़ीसा और सिंध 1937 में भी दो नए प्रांत बनाए गए थे, दो स्टेट बनाया गया था। और बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार अलग किया गया था, और 1937 में पूर्ण रूप से ये अलग हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, कहता है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई। यानी कहता है कि 1935 का अधिनियम तो जो राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति बांटा गया, उसके जो बच गया शक्ति उसे किसे दिया गया, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। अब इसे किसे दिया गया, जब संघ और राज्य में, संघ और राज्य में जब क्या हो गया, अलग अलग शक्ति के पद निर्धारण किया गया था। और आप जानते हैं 3 सूची बना था, संघ सूची और प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। जब 3 सूची बना, उसमें सभी का शक्तियां जो डिवाइड किया गया, उसके बाद जो शक्ति बच गई, अवशेष शक्ति जो बच गई, उसे किसे दिया गया, तो उसे आपको गवर्नर जनरल को दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। और इस टाइम अभी कहेंगे, अभी राज्य है, देश है, अब जो शक्ति बंटवारा हो गया है, अब जो बच गया शक्ति उस किसके पास है, तो केंद्र के पास है। तो अभी किसके पास है, केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और उस टाइम किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। उस टाइम किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। अब कहते हैं अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किसे दिया गया, किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, तो कब दिया गया इसमें, और किसे लागू दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया इसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब कहता है यह व्यवस्था लागू नहीं किया गया जा सका था क्योंकि इसमें देसी रियासती जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर गया था। यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाया था क्योंकि देसी रियासत ने इसमें शामिल होने के लिए क्या किया, इनकार कर गया था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में है, किस अधिनियम में है। तो आपको किस अधिनियम दिया है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। और यह अधिनियम जो है अनुच्छेद, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123 में है, 123 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 123 में यह अधिनियम जो है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है,
23 अनुच्छेद में है। किसके तहत दिया गया? भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत दिया गया। भारत सरकार का अधिनियम 1935 तक। कहते भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? संघ का व्यवस्था कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और आयरलैंड से। संघ व्यवस्था किससे लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया आपको? तो संघ का व्यवस्था जैसे है उसे किससे लिया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? कनाडा। और आंसर क्या हो गया? कनाडा। और संविधान के अनुच्छेद 248 में है। 248 संविधान के अनुच्छेद किस में है? 248 में इसकी चर्चा है। किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत की एक संघ है। भारत की एक संघ है। भारत एक क्या है? संघ है। अब कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है भारतीय संविधान के तत्व जो दिया हुआ है, और इधर है सूची 2 में जिस देश से लिया गया। इसमें तत्व दिया है और किस देश से लिया गया है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची कहां से लिया गया? भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। संघ में अधिक शक्ति निहित है। किससे लिया गया है? आप बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको जो भी आप समझ में आता है सबसे पहले बताइए आपका मूल अधिकार। आपका मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? मूल अधिकार किससे लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? मूल अधिकार किससे लिया गया है? आप तो समझ सकते हैं। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व आप जानते किससे लिया गया है? आयरलैंड से। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए एक का 3 कहां पर है? 1 का 3 आपका बी में है और डी में है। तो ये आपका आंसर ए नंबर आंसर नहीं होगा और आपका सी नंबर आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या होगा? या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आइए ये तो मिल गया मूल अधिकार और समवर्ती सूची। मूल अधिकार, अब मूल अधिकार किससे लिया गया है? मूल अधिकार आपको किससे लिया गया है बताना है। तो मूल अधिकार आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? तो 2 का 5 कहाँ है? आपको इसमें भी है और आपको इसमें भी है, दोनों में है। अब 2 का 5 दोनों में है। अब आपका है समवर्ती सूची किसे लिया गया? तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। 3 का क्या होगा? 1। तो 3 का 1 किसका है? 4 का है। 3 का समवर्ती सूची किससे लिया गया है? आपको किससे लिया गया है? समवर्ती सूची आपको समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से। तो 3 आंसर आपका क्या नंबर हो गया? अब डी आंसर हो जाएगा। अब 2 जो बच गया, अब यहाँ पर क्या भारत के राज्यों का संघ निहित है, किससे लिया गया? 2 नंबर आपको यहाँ पर कनाडा से लिया गया। किससे लिया गया है? कनाडा से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में शक्ति निहित है, इसे किससे लिया गया है? कनाडा से। तो कनाडा से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब आपको कह रहा है इसमें, अब आपको कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। एग्जीक्यूटिव है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायक का व्यवस्था, लीगल लेजिस्लेटिव की व्यवस्था है,
न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। तो कहता है इसमें भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से भिन्न है। अर्थात जो है ब्रिटिश में जो है वो है और इंडिया में नहीं है, और इंडिया में है और ब्रिटिश में नहीं है। तो ये क्या है, आपको कौन चीज से भिन्न है ये आपको बताना है। जो इंडिया में है और इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में है और इंग्लैंड में नहीं है। तो आप देखेंगे वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। अब देखिए वास्तविक कार्यपालिका, अभी हमारे यहाँ क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र का कार्यपालिका दोनों है। तो क्या हो गया आपका, ये दोनों में है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यवस्था बिल्कुल है। द्विसदनीय विधायिका, भारत में भी 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, ये दोनों में है और ब्रिटेन में भी है। अब न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं है, इंडिया में है। यही आपका ऑप्शन होगा। यही जो है ये दोनों भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से क्या करता है, भिन्न है, डिफरेंस है। ये आपका जो है आंसर जो है, ये आंसर आपका होगा, अर्थात उसमें नहीं है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वो अब बताना है कौन सा कथन सत्य है। अब क्या कहता है इसमें, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता नहीं, राष्ट्रपति करते हैं, ये कथन क्या है, आप गलत हो गया। फ्रांस सरकार में संघीय प्रणाली है, बिल्कुल नहीं है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की, भारत में संघीय प्रणाली तो है लेकिन एकात्मक प्रणाली नहीं है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सरकार की संघीय प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे आपका सवाल आगे कहता है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, किस देश की संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और रूस से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, मौलिक अधिकार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से एडॉप्ट किया गया, अमेरिका से आपको लिया गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में, मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। अगर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंगाल, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था, तो आप पहले ध्यान देंगे तो जब पहला चुनाव हुआ था अम्बेडकर जी का कि बंगाल प्रांत में 1946 से, क्या था 1946 में कहां से हुआ था, बंगाल प्रांत से, कहां से हुआ था, बंगाल प्रांत से 1946 में
अंबेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन देश के विभाजन के बाद, लेकिन देश के विभाजन के बाद वह कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया था। 1946 में देश विभाजन नहीं हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ पता आपको है? 1946 में 9 दिसंबर। लेकिन जब उस टाइम जो चुनाव हुआ था वो बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन जब बंगाल प्रांत जब वो भाग जो है किस में चला गया? देश बाद पाकिस्तान में चला गया। तब फिर जो है उपचुनाव, तो उपचुनाव हुआ तो बम्बई प्रेसिडेंट से बम्बई प्रेसिडेंट के पूना संसदीय क्षेत्र से उनका चुनाव हुआ। बम्बई प्रेसिडेंट के पूना संसदीय क्षेत्र से क्या हुआ? उनका चुनाव हुआ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा संविधान सभा में? बम्बई प्रेसिडेंट। और पश्चिम बंगाल, तो चुनावी पश्चिम बंगाल बंगाल हो जाएगा, बंगाल प्रांत होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ये कब बनी? आजादी के बाद बनी है, स्वतंत्रता के बाद। और 1946 में क्या था? बंगाल प्रांत था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बम्बई प्रेसिडेंट हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी। कहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुई थी? 1886 में जन्म, 1951 मृत्यु। 1851 में जन्म, 1956 में मृत्यु। 1877 में जन्म, 1961 में मृत्यु। 1889 में जन्म, 1961 में मृत्यु। तो कहता है अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हो गया था। 14 अप्रैल 1891 में। तो 14 अप्रैल जन्म, ये का क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ, अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अब मृत्यु हो गया था 6 दिसंबर। मृत्यु इनका क्या हुआ था? मृत्यु इनका हो गया 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु हुआ था। तो ठीक है, तो अगला आगे नेक्स्ट में आपका सवाल तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? कहता है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें तीनों में से कौन नहीं था? कौन 1946 में जो गठन हुआ था प्रथम गठन का अंतरिम सरकार में कौन नहीं था? तो आप जानते हैं इसमें कौन नहीं था। तो इसमें सी राजगोपालाचारी, आप राजेंद्र प्रसाद थे और एस राधाकृष्णन नहीं थे। और एस राधाकृष्णन को स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब कहता है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरुआत हुआ? भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरुआत हुआ? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून
49 को। तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे वहां पर उस टाइम अस्थायी सदस्य मतलब उसका अध्यक्ष बने थे। और आप बता रहे हैं इसका पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं हुआ। इसके पहली बैठक में मुस्लिम लीग पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। शामिल क्या हुआ? शामिल नहीं हुआ था। शामिल नहीं हुआ। इसलिए इसमें क्या है? 389 में केवल 389 सदस्यों में केवल 211 सदस्य ही भाग लिए थे। 211 सदस्य ही भाग लिए थे। 211 सदस्य ही भाग लिया था। और उसके बाद 2 दिन जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष हो गए। क्या हो गया? अस्थाई अध्यक्ष हुए। अस्थाई अध्यक्ष हो गए। अस्थाई अध्यक्ष निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए थे। निर्विरोध रूप से अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, तो इसमें एक सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। उसका अस्थाई और अस्थायी अध्यक्ष उस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं हुआ, जिस कारण 389 की सदस्य के स्थान पर 211 सदस्य शामिल हुए। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में जिसका संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष रूप मिला, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूप मिला, और वो निर्वाचित हो गए और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान की प्रस्तावना कि कौन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव और महात्मा गांधी। संविधान सभा के क्वेश्चन आपका है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो आपका संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के तीसरी बैठक संविधान सभा के तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? प्रस्तुत किया। संविधान सभा के तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई। उसी अधिवेशन में, उसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रस्तावना को प्रस्तुत की। संविधान सभा की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्तावना को प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कब?
तीसरी बैठक में, और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो अगले आइए क्वेश्चन, आगे आगे क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सूची 1 यहाँ पर है, सूची 2 यहाँ पर है। अब कहता है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष। आपको लगाना है, आंसर आपको बताना है कि संविधान, इसमें ये आपको ये सूची 1 है और सूची 2 है, सूची 1 और सूची 2 है, सूची 1 और सूची 2। तो आपको कहता है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। तो 1 का 4 कहाँ है? 1 के 4 आपका 1 में है और बाकी में नहीं है, बाकी में नहीं है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। तब आप आगे भी देख लेंगे। प्रारूप समिति मूलतः एकमात्र कांग्रेस, जब प्रारूप समिति था उसमें 6 सदस्य भी थे और भीमराव अंबेडकर जी लगा करके एक अध्यक्ष थे। तो 6 सदस्य में एक कांग्रेसी सदस्य थे, वो कौन थे? के.एम. मुंशी। वो कौन थे? के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे बी.टी. कृष्णाचारी, बी.टी. कृष्णाचारी हो जाएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आइए अब आगे कर रहा है कि भारतीय संविधान की निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन निर्धारित किए गए थे? कुल कितने अधिवेशन निर्धारित किए गए थे? तो कुल अधिवेशन कितना है? 11। और संविधान के पूरा बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान को पूरा बनने में, संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और टोटल अधिवेशन 165 दिन चला। टोटल अधिवेशन 165 दिन चला। 165 दिन अधिवेशन चला। 165 दिन क्या चला? अधिवेशन चला। टोटल अधिवेशन कितना दिन चला? 165 दिन। टोटल अधिवेशन कितना दिन चला? तो 165 दिन। टोटल अधिवेशन 165 दिन चला। टोटल अधिवेशन कितना चला? 165 दिन। और इसमें लगभग 64 लाख रुपया खर्च लगा। और लगभग इसमें कितना बनने में कितना रुपया खर्च हुए? 64 लाख रुपया। इसमें बनने में कितना रुपया लगभग खर्च हुआ? 64 लाख रुपये खर्च हुआ। तो कितने अधिवेशन, कुल कितने अधिवेशन हुआ? तो 11 अधिवेशन हुआ। और जब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और टोटल अधिवेशन संख्या कितना लगा? 165 दिन लगा और 64 लाख रुपए करीब उस पर खर्च आई। 64 लाख रुपए करीब इस पर खर्च आई। अब कहता है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो कहता है संविधान सभा में जो सदस्य निर्वाचित हुए थे उसका जो है वो कैसे हुआ निर्वाचन? उसका कैसे हुआ? तो उसमें हुआ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा
वहां पर क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर अर्थात 10 लाख के प्रतिनिधित्व पर एक प्रतिनिधि चुना गया। एक प्रतिनिधि क्या हो गया, चुना गया, और एक प्रतिनिधि चुना गया जो ही संविधान सभा के सदस्य के रूप में काम करते, जो संविधान सभा के सदस्यों के रूप में काम किया सदस्य हुआ करते थे। तो अब आगे क्वेश्चन आपका, आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो B.R. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, तो कानूनी सलाह कौन थे? ये कानूनी सलाहकार कौन थे? B.N. राव। कानूनी सलाहकार थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव अर्थात B.N. राव, अर्थात B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव अर्थात B.N. राव। अब कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप, एक मिनट और थोड़ा ऊंचा कर दें, ये थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा थोड़ा सा, हाँ। अब बता, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। अब बता, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें कहता भारतीय संविधान प्रारूप समिति के तो प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे? अब आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या था, संघ का अध्यक्ष थे, तो आपको 2 नंबर नहीं होगा। जहां पर 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर इसमें है तो ये नहीं होगा, और कहां 2 नंबर है और यहां भी 2 नंबर है तो ये आपका नहीं होगा, अर्थात 2 ऑप्शन आपका कट हो गया। तो अब आप 50% पे बच गए। अब आप आइए, अब कहता है कि कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 नंबर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपका 4 नंबर जो है, 4 नंबर जहां है कट जाएगा, 4 नंबर यहाँ है ये भी कट जाएगा, 4 नंबर यहाँ है ये भी कट जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन क्या बचेगा? सी, केवल 1 और 3, यानी एन गोपाला स्वामी अयंगर और कौन बच गया आपको? अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दोनों संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये दोनों क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे और ये दोनों क्या थे? इसका सदस्य थे। तो नेक्स्ट आंसर आपका कहता भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित इनेक्टेड किया गया? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा के द्वारा, जिसमें 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के
द्वारा किया गया, और जिसमें 26 नवंबर 1949 को क्या किया, अंगीकृत और आत्मित किया गया। किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा। अब कहता है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। किसको, जन गण मन को। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। जनगण मन को किस वर्ष किया गया, जनगण मन को किस वर्ष किया गया, तो जनगण मन को 1950 में अपनाया गया, 50 में अपनाया गया। और सबसे पहले जनगण मन की रचना किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ने जनगण मन की रचयिता, जनगण मन के रचयिता, जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में किए थे, 1911 ईस्वी में। और सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान के रूप में इसको मान्यता मिला। और इसको गाने का समय, इसका समय कितना है गाने का, गाने का समय आप कितना है, 52 सेकेंड। गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड। इसे गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड है। और उसके और वह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में, इसे 1911 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था, उसमें गाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। किसका अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। किसका अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। 1911 में सबसे पहले गाया गया था। और इस जनगण मन रचयिता की कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और इस गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड। गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड। गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड। अब कहता है निम्नलिखित में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलाउद्दीन कृष्णमान स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ये कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और BR अम्बेडकर कौन थे, ये तो प्रारूप समिति का, ये क्या था, प्रारूप समिति का। BR अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आचार्य JB कृपलानी जो है, मूल अधिकार का उप सचिव थे। मूल अधिकार उप समिति के सदस्य थे। कौन, ये आचार्य JB कृपलानी। और अलाउद्दीन कृष्णमान स्वामी जो था प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन, अलाउद्दीन कृष्णमान स्वामी अय्यर। तो BR अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे। और आचार्य JB कृपलानी के थे, मूल अधिकार का उप समिति था, उनका था अध्यक्ष। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के सदस्य थे अलाउद्दीन कृष्णमान स्वामी अय्यर। तो कहता है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अब आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का
निर्णय किस लिए किया गया? निर्णय लिया गया इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको इसमें कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है संविधान 26 जनवरी के दिन लागू किया गया, तो यह निर्णय किस लिए लिया गया? यह निर्णय किस लिए लिया गया आपको बताना, क्यों लिया गया? तो क्यों लिया गया? तो क्यों लिया गया इस हेलो